आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील की बात करेंगे, उसके इतिहास की बात करेंगे और चाइना की बात करेंगे। कैसे भारत ने यूरोपियन यूनियन को अपनी तरफ खींच लिया। चलिए एक एक करके देखते हैं। भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब नहीं है, 50,000 रुपए 60,000 रुपए तक महीना कमा सकते हैं आप। और अगर आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हुए तो क्या पता आप हमारे साथ ही काम कर लें। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। 13 से 14 लेक्चर्स, 1 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। 500 रुपए का मात्र कोर्स है। या तो ग्राफिक डिजाइनिंग के टीचर्स अच्छे नहीं है, बहुत महंगी क्लासेस होती है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इसकी एक ट्रेड डील साइन होने वाली है। यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर्स भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। अमेरिका को छोड़कर अब अमेरिका भी लाइन पे आ गया है। ज्यादातर देश भारत के साथ आ रहे हैं। जो उर्सुला वॉन यूरोपियन यूनियन की हेड हैं, वो रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट हैं और वो खुद कह रही है कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स एंड इट इज हिस्टोरिक दैट यूरोपियन यूनियन साइनिंग अ ट्रेड डील विथ इंडिया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्त, मैं बता दूं कि इंडिया अभी बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। नो डाउट इंडिया टेक्निकली काफी आगे बढ़ रहा है, हालांकि इसको और काम करने की जरूरत है। अगर इंडिया अपनी फुल पोटेंशियल पहचान ले और अगर पॉलिटिकल विल हो तो हम दुनिया में तबाही मचा डालेंगे। बट ऐसा हो नहीं रहा है। भारत को अपने टैक्स को काफी हद तक फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। हमारा रेग्रेसिव जो है ना वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है। तो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातें हैं, टॉक्स बिगैन इन 2007। क्यों? देखिए हुआ क्या कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने सबसे पहली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तभी अनाउंस की थी। उससे पहले भारत को कोई पूछता नहीं था। 1991 में जब एलपीजी हुआ ना, उसके बाद पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हुए और हमको ये पता चला। देखिए मैं क्या हूं ना, मेरी पर्सनली आइडियोलॉजी क्या है। आपके पास कम्युनिज्म है, आपके पास कैपिटलिज्म है, आपके पास सोशलिज्म है, लेकिन मैं मानता हूं कि हर एक चीज की अच्छी चीजें आपको लेनी चाहिए। तो भारत अगर वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म यानी कि कैपिटलिज्म ब्लेंड विद सोशलिज्म पे जाए ना तो कमाल हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि सोशलिज्म हम इंडिविजुअल हैं, सोशलिस्ट में आप सब बांटते हो। प्रैक्टिकली वो बहुत सही नहीं है। अगर आप सबको बांटोगे ना तो आप अपनी इच्छा छोड़ दोगे या आप क्या कमाओगे। कहीं ना कहीं हमको ये होता है कि भाई हम भी ग्रो करने चाहिए। तो सोशलिज्म ना धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि लोग ना मरने लगते हैं अंदर ही अंदर कि यार हमारे हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ज्यादातर जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट देश है ना वो अल्टीमेटली कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं। बट एक्सट्रीम कैपिटलिज्म बहुत डेंजरस होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म जो भारत में है और चाइना में भी है, चाइना में अपने हिसाब से है, वो कहते हैं कैपिटलिज्म विद कम्युनिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजनेस तो आपको पूरी दुनिया के साथ करना ही पड़ेगा। तो एफटीए जो है वो शुरू हुई 2007 में और भारत ने जब अपनी इकोनॉमी खोली तो पूरी दुनिया यहां पे आने लगी और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है। लेकिन उस समय तक चाइना जो है वो यूरोप का सबसे फेवर्ड पार्टनर था। अब आपको चाइना को रिप्लेस करना है जो कि इतना आसान नहीं है। तो इंडिया के पास क्या था? इंडिया को एक तो चाइना से लड़ना है और चाइना ने अपनी सप्लाई लाइंस ऑलरेडी बना ली थी। चाइना ने काफी हद तक बहुत सारे क्षेत्र में, एरियाज में मोनोपोली जो है वो यूरोप के साथ हासिल कर ली थी और ये पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट था। पर चाइना धीमे धीमे अपनी ताकत बढ़ा रहा था। और देखिए भारत के पास क्या पिच करने को था। भारत के पास टैलेंट था कि हमारे पास इतना जबरदस्त टैलेंट है। 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हमने अमेरिका के साथ, जो सिविल न्यूक्लियर डील है जो साइन किया ना, वो कमाल का साबित हुआ, वो तुरुक का साबित हुआ। जिस तरीके से अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस का वीजा है, यूएस का ठप्पा है, तो आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से जाओ। वैसे ही अगर आपने अमेरिका से कोई भी एग्रीमेंट साइन किया है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। एक ट्रस्ट बन जाता है कि जब अमेरिका, हमारे बड़े भैया जब इतना ज्यादा इन पे मेहरबान है तो हम भी मेहरबान होंगे। अब दोस्तों 15 सब्सीक्वेंट राउंड्स हुए हैं, 15 सब्सीक्वेंट राउंड हुए, बातचीत हुई, बट बातें आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है। हम कृषि, देखिए आप वो मत सोचिए कि भारत के 50 से 60% जो है वो कृषि में इन्वॉल्व है, आउटपुट 18% है। ये आपको सोने नहीं देगा, ठीक है? ये आपको भूखा कभी रहने नहीं देगा। हम ब्लेस्ड हैं, हमारे पास नदियां हैं बहुत सारी, ढेरों। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे आपको इतनी सारी नदियां मिलेंगी, ठीक है? तो इसीलिए भारत के जमीन फर्टाइल है। चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं तो वहां पे खेती होगी। हर तरीके के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, यहां पे उगाए जाते हैं। चावल है, दाल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ग्रोन हियर। तो भारत का एग्रीकल्चरल प्राइमरी सेक्टर है।
डेयरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कभी भी इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लोकल मार्केट खत्म हो जाएंगे। हमारे एग्रीकल्चर जो किसान है ना, 80% किसान जो है वो पुअर है, ठीक है, मिडिल एंड पुअर है, तो अब उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो भारत इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और यहीं पे बात अटक गई। फिर उसके बाद भैया यहां पे फॉसिल फ्यूल्स की, भैया देखो पूरी दुनिया ने तो बर्बादी कर ली। अमेरिका यूरोप ने कार्बन जला जला के पॉल्यूशन फैला दिया। अब जब भारत के डेवलप होने की बारी आई तो वो कह रहे कि नहीं फॉसिल फ्यूल को कट करो, तो यहां पे बात अटक गई। बोला कि नहीं नहीं हम ऐसा कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, आप देख लीजिए अपना। तो 15-15 राउंड्स हुए, बट इतना आसान था नहीं। अब दोस्तों भारत ने अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को फ्लॉन्ट किया। भारत ने कहा कि देखो आप चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हो, बट चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में भयानक अनसर्टेनिटी है। कल को कोई ऐसा लीडर आ गया जिसका दिमाग फिरा हो, शी जिनपिंग जैसा, तो आप पछताएंगे। और यही हो रहा है, यही यूरोपियन यूनियन के साथ हो। और भारत ने बोला कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, हमारे इलेक्शंस होते हैं। चाइना की बिल्कुल जीडीपी बहुत ज्यादा है, $3.4 ट्रिलियन थी उस समय, और हमारी उस समय $1.2 ट्रिलियन थी। 2007 की बात हो रही है। बट और चाइना जो है वो बहुत, जो जितनी भी चीजें हैं वो बहुत सस्ते में प्रोड्यूस कर रहा था, गजब का कंज्यूमर मार्केट था। लेकिन चाइना यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और यूरोपियन यूनियन चाइना के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट था। 2013 में भारत और यूरोपियन यूनियन जो टॉक्स है उसने और ज्यादा तेजी पकड़ी। फिर जब अमेरिका से चाइना के रिश्ते खराब हुए, चाइना ने जैसे शी जिनपिंग आए और 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तब चाइना ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो दिखाया ही, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक्सपोज भी किया है, ठीक है। तो फिर चाइना ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, और तब यूरोपियन यूनियन को लगा कि भाई देखो बड़ा दिक्कत है। और उस समय एक नया ओशन, इंडो पैसिफिक, जब ये भाई नया ओशन, 5 ओशन है पूरी दुनिया में, तो एक नया ट्रेड रूट आ गया। अब वो ट्रेड रूट जो है वो चाइना और रशिया के अंडर। तब यहां पे लगा कि यार कुछ भी करके हमको एक नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा। और यूरोपियन यूनियन, भारत ने एफटीए 2022 में, यानी कि आज से 4 साल पहले इसकी बातें शुरू हो गई कि चाइना को हम इतनी ज्यादा पावर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज है। उस समय यूरोपियन यूनियन बहुत ही जो छोटे स्टेट्स है, इटली, माल्टा, एस्टोनिया, ठीक है, मतलब पिछले हफ्ते तो ये आए। अब यूरोपियन यूनियन के लिए क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, जब बातें शुरू हुई बहुत तेजी से, तो हुआ क्या कि 150% भारत टैरिफ लगाता है वाइन, स्पिरिट और डेयरी पे। यानी कि यूरोपियन यूनियन से जो भी दही, दूध, यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर, मतलब इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर 150% टैरिफ लगाता है। फिर उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपीआर, जो मेडिसिन पे, होता क्या है ना कि जो मेडिसिन होती हैं वो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका बनाता है बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, तो उसके आईपीआर वो इतनी जल्दी देता नहीं है, 20 साल तक वो नहीं देता है। इस पे भी प्रॉब्लम हुई। भारत को जेनेरिक मेडिसिन ने, भाई मतलब भारत ने जेनेरिक मेडिसिन बनाई, बट कहीं ना कहीं इसकी भी दिक्कत थी, इस पे बात अटकी। भारत का एग्रीकल्चरल मार्केट, डेयरी सेक्टर पे बात अटकी। फिर सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अब उसमें यही था कि भारत ने क्या है ना कि भारत जो भी चीजें बनाता है उसमें कार्बन का इस्तेमाल होगा। अब यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि जो भी तुम चीज दोगे मुझे वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। चीप गुड्स, भाई जितना सस्ता बनाओगे उतना कार्बन लगेगा। तो इसमें भी प्रॉब्लम हुई। भारत ने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो फॉसिल फ्यूल्स पे ही काम होता है, तो हम आपको जो भी बेचेंगे, चाहे वो स्टील है चाहे जो भी है, उसमें तो कार्बन आएगा ही आएगा ना। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको भी बोला कि यार देखो ये हम नहीं देख सकते, इससे नहीं होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि भारत का जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो प्रॉब्लम में आए। बट अभी टोटल 24 चैप्टर्स हैं। ये सारी दिक्कतें थी, बट पिछले 4 सालों में इनमें से 20 चैप्टर्स पे बात हो चुकी है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन अब काफी कॉन्फिडेंट है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब यूरोपियन यूनियन भाई जो सीबीएम है, ठीक है, उससे डिविएट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इससे डिविएट करेगा तो वहां के लोग जो है यूरोपियन यूनियन को खा जाएंगे। लेकिन हम सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट है कि कुछ भी करके भारत के साथ एक एफटीए साइन करना है। तो भारत, हो सकता है यूरोपियन यूनियन सीबीएम को डिले कर दे भारत के जो वल्नरेबल सेक्टर्स और स्मॉल कंपनीज है उनके लिए, ठीक है। लेकिन भारत जो है क्या टैरिफ वाइन्स पे, स्पिरिट्स पे या डेयरी पे घटाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स, जो हमारे किसान हैं भाई, लोकल वाइन्स, लोकल अल्कोहल, जैसे आप गोवा में चले जाओ तो वहाँ पे वहाँ की लोकल अल्कोहल, हर जगह नॉर्थ ईस्ट में लोकल अल्कोहल बहुत ज़्यादा फेमस है। यूरोपियन यूनियन को जो ऑटोमोबाइल है, अगर मान लीजिए भारत ने उस पर टैरिफ घटाए तो भाई वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को सीधा सीधा जो है वो थ्रेटन करेगा। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड है
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड लिमिट जो बासमती राइस को इतना ज़्यादा हो रहा है उसको लेकर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन अड़ाएगा। लेकिन हमारा जो हमेशा से याद रखिए कि देखिए अभी यूरोप में ना एक राइट विंग जो है उसका उदय हो रहा है, जैसे जर्मनी में भी राइट विंग का उदय हो रहा है, बट वो जो भी हैं भले ही वहां पे कट्टरता है और बोला है कि इमाइग्रेंट्स नहीं आने चाहिए, बट एक चीज पे वो सहमत है कि भारत के जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जितना हो सके उनको यहां पे भेजो, क्योंकि दे आर वेरी स्किल्ड। तो वो सब के सब फेवर में है स्किल्ड माइग्रेशन के, जो भारत से जाता है। यूरोपियन यूनियन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, 28 यूरोपियन यूनियन स्टेट्स जो हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। तो आई होप, प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसका सोल्यूशन अभी मिल रहा है, और हो सकता है अगले हफ्ते मार्केट जबरदस्त ऊपर जाएगा, क्योंकि भारत यूरोपियन यूनियन से एक बड़ी डील साइन करेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग का ये बहुत ही शानदार कोर्स है, एआई की हेल्प से हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।